आप सभी को जय गुरुदेव। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक कैतका भाग 2 के पाठ जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कमलेश्वर के जीवन परिचय के बारे में बता रही हूँ। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 207 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। नई दिल्ली आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, कहानी संग्रह। वहीं बात आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान उपन्यास। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को अर्थात दुख को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का सार इस प्रकार है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। देश की सारी अखबारें इस शाही दौरे की खबरों से भरी थी। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें छापी गई थीं। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गईं। इमारतों को सजाया गया, संवारा गया। एक बहुत ही बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, या इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। अब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ति की नाक ना हो तो परेशानी होनी ही थी। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक ना लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे से तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों से भी कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा
मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने पत्थर को विदेशी बता दिया। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं, यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था। वह दिल्ली से बम्बई, गुजरात, मैसूर, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह की लाटों को देखा, परखा। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। ये सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी खाक निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख न जाए। थोड़े दिनों बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की ही नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबर नहीं छपी थी। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा, सभी अखबार खाली थे। जय गुरुदेव।